आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण, ये कक्षा 4 की पुस्तक है। इसमें आज हम लोग देखेंगे इस कार्य पुस्तिका में पाठ 9 दादी माँ की बगिया। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसमें आम, नीम, पीपल, जामुन, सहतूत, महुआ, बरगद, कटहल, अंजीर, बबूल, नींबू, करौंदा, अशोक आदि। तो ये बच्चों आपको नाम अपने आसपास जो भी घर के आसपास हों पेड़, उनके नाम लिख देना है। ये बच्चों द्वारा बताए गए पेड़ हैं क्लास में। तो इसी तरह से इसमें जो आपके आसपास जो कुछ नए पेड़ होंगे उनको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आगे दिया गया है कि आपके घर के पास लगे पेड़ का नाम लिखकर नीचे दी गई तालिका को भरिए। तो नीम का पेड़ तो लगभग गांव में बहुत होता है, तो बच्चे उससे बहुत परिचित होते हैं, इसलिए हम नीम के बारे में बात करेंगे। पेड़ का नाम नीम। और इसके बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 30 से 40 फीट इसकी ऊंचाई होती है। तना बढ़ जाता है या नहीं? तो बढ़ जाता है तना। क्या पत्ते टहनियों के दोनों ओर एक एक करके हैं या जोड़े में? तो दोनों ओर हैं। फिर पत्ते झड़ जाते हैं या पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है? नहीं, नीम के पत्ते झड़ जाते हैं। फूल किस मौसम में खिलते हैं? तो फूल बसंत ऋतु में खिलते हैं। फूल किस रंग के होते हैं? यानी नीम के पेड़ में फूल किस रंग का होता है? तो सफ़ेद रंग का होता है। फिर फूल सुगंधित है या नहीं? हाँ, सुगंधित होता है। पेड़ की जड़ें बाहर दिखती हैं या नहीं? नहीं, नीम के पेड़ में पेड़ की जड़ें बाहर नहीं दिखती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 3। नीचे पेड़ पौधों के चित्र दिए गए हैं, चित्रों को पहचानिए और उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। यहाँ पे चित्र में बच्चों दिखाया गया है, ये आम का पेड़ दिखाया गया है। अब कौन से काम आता है, मतलब आम कौन से काम में आता है? तो फल खाने में आता है। जो फल होता है, आम का फल होता है, उसको खाने में काम आता है। फल से क्या क्या बनता है? अचार बनता है, खटाई बनती है, चटनी बनती है आदि बनने से वह इसकी लकड़ी कई इमारती व घरेलू सामान बनाने में काम आता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आम, इसका पेड़ का नाम दे सकते हैं आम। कौन से काम आता है? तो फल खाने व फल से अचार, खटाई, चटनी आदि बनाने व इसकी लकड़ी कई इमारती व घरेलू सामान बनाने के काम आता है। इसके बाद दूसरा जो चित्र दिखाया गया है ये गुलाब का है। तो गुलाब किस किस काम में आता है? तो ये कौन कौन से काम में आता है? ये फूल साज सज्जा में आता है। इसका जो गुलाब का जो फूल होता है, ये फूल जो है साज सज्जा में आता है, यानी सजावट के काम में आता है। वह औषधि बनाने के काम में आता है। इसके बाद आता है यहाँ पे ये चित्र केला का दिखाया गया है। तो ये केला है। अब कौन से काम आता है? केला का फल खाने व इसका फूल जो है औषधि के काम में आता है। अब आगे दिया गया है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किस विकल्प में फूल और पत्ते एक ही पौधे के हैं? निशान लगाइए। अब यहाँ पे ये गुलाब का फूल दिया गया है, जबकि पत्ती जो है गुलाब की नहीं है। और दूसरे में ये तुलसी का पेड़ दिया गया, तुलसी के पेड़ के बीज दिया गया है तुलसी के, लेकिन पत्तियाँ जो है तुलसी की ही हैं। अगले में ये सूरजमुखी का फूल दिया गया है, लेकिन ये सूरजमुखी का फूल पत्ती नहीं है। इसी तरह से ये गुड़हल का पेड़ है, गुड़हल का फूल है, लेकिन ये गुड़हल की पत्तियाँ नहीं हैं। आप लोग इसको अपने आसपास जो अगर पेड़ है, गुलाब का फूल लगभग सबके यहाँ आसपास मिल जाएगा, सूरजमुखी का फूल भी मिल जाता है, गुड़हल का मिल जाता है, तुलसी के मिल जाते हैं, तो इनकी पत्तियों से मिलान कर लेना। तो इसमें जो चित्र में दिया गया है, यहाँ पे ये तुलसी जो है ये पेड़ और पत्ती दोनों से मिलान कर रहा है, दोनों से मिल रहा है, यानी फूल और पत्ते दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस पे सही का निशान लगा देंगे। अब आगे आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर कि आसपास के पेड़ की देखभाल के लिए आप क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है कि हम समय समय पर पेड़ पौधों में पानी डाल देते हैं। कोई बीमारी लगने पर उसमें दवा का छिड़काव कर देते हैं और उसे काटने से मना करते हैं। अगर ये कोई काट रहा है तो उसे काटने से हम मना कर देते हैं। तो इसको हम इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं अपने कॉपी पे, कार्य पुस्तिका में, कि समय समय पर पेड़ पौधों में पानी देना, कोई बीमारी लगने पर उसमें दवा का छिड़काव करना व उसे काटने से मना
करता हूँ, मतलब इस तरह से मैं आसपास के जो पौधे हैं उनकी देख रेख करता हूँ। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि दादी माँ की बगिया। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि बगीचे या गमले में मिट्टी को भुरभुरा करने से क्या फ़ायदा होता है। तो इससे गमले की मिट्टी को हवा और पानी अच्छी तरह से मिल जाता है। अगला है कि निराई में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। तो निराई में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम खुरपी है। खुरपी का काम खुरपी निराई के काम में आती है। फिर अगला प्रश्न 3 है कि निराई के क्या फ़ायदे हैं। निराई के फ़ायदे क्या हैं, लिखिए, हमें इसको लिखना है। तो निराई से हमारे पौधे की अधिक खाद यानी पौधे को अधिक खाद, पानी व धूप मिलती है, जिससे पौधे तेजी से बढ़ते हैं। यानी निराई से हमारे पौधे को, ये लिख सकते हैं कि नहीं रहेगा, को अधिक खाद, पानी व धूप मिलती है, जिससे पौधे तेजी से बढ़ते हैं। फिर आगे आता है कि खरपतवार फसल के पौधों के लिए जरूरी पानी और उर्वरक का उपयोग अपने लिए कर लेते हैं और पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। किस अवस्था में खेत से खरपतवार निकालना जरूरी है। बीज बोने से पहले भी खेत की अच्छी से खरपतवार उसमें से निकालते हैं, उसकी जुताई करते हैं। और फिर आगे है कि जब फसल की वृद्धि की अवस्था हो तब भी उसके खेत की खरपतवार निकालते हैं। फिर फसल की कटाई के समय, तो फसल की कटाई के समय तो खरपतवार नहीं निकालते हैं, बल्कि हमारा ये ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। इसमें हम लगा सकते हैं ये सा वाला सही है, यानी कथन 1 और 2 सही है। बीज बोने से पहले निराई करते हैं, खरपतवार निकालना जरूरी होता है, और जब फसल की वृद्धि की अवस्था में हो तब जो है खरपतवार निकालना खेत में जरूरी होता है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 5 कि कठोर और सूखी मिट्टी को खोदने और भुरभुरी करने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कौन सा है। निशान, सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे कठोर और सूखी मिट्टी को खोदने और भुरभुरी करने के लिए तो हंसिया दिया गया। हंसिया का काम किसके होता है, कटाई के लिए किया जाता है। ये औजार दिया गया है, ये पेड़ पौधों की छटाई के लिए किया जाता है। और फिर आगे दिया गया है ये फावड़ा दिया गया है। तो फावड़ा भी खुदाई, कठोर और सूखी मिट्टी को खोदने के काम में आता है। कुल्हाड़ी जो है ये कटाई के काम में आता है, किसी चीज़ को काटना होता है, तो हम इसमें फावड़ा वाले में निशान लगा देंगे। यानी कठोर और सूखी मिट्टी को खोदने और भुरभुरी बनाने के लिए हमें इस फावड़े का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न आता है 6 लकड़ी या धातु के हैंडल वाला एक उपकरण जिसमें एक लंबा ब्लेड लगा होता है। इसका उपयोग लंबी घास और पेड़ों की शाखाओं को काटने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन है। तो सही का निशान इसमें लगाना है। अब क्या दिया गया है इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लकड़ी या धातु के हैंडल वाला एक उपकरण, नहीं, लकड़ी या धातु किसी चीज़ का भी हैंडल का एक उपकरण होगा जिसमें एक लंबा ब्लेड लगा होता है। इसका उपयोग लंबी घास एवं पेड़ों की शाखाओं को काटने में किया जाता है। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि फावड़ा किस काम में आता है, ये गुड़ाई के काम में आता है, खोदने के काम में आता है। और ये इसका ये जो है, अब इसमें लंबा हत्था भी है और जो है धातु का जो ब्लेड भी इसमें लगा हुआ है, एक लंबा ब्लेड भी लगा हुआ है। और इसके बाद ये है, तो इसका भी प्रयोग जो है नहीं करेंगे पेड़ों के लिए, पेड़ों की शाखाओं को काटने में इसका उपयोग नहीं करेंगे। इसको तो छटाई करने में आते, जो छोटे छोटे शाखाएं होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उनकी छटाई करने के लिए किया जाता है। तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि पेड़ की शाखाओं को काटने के लिए हम इस औजार का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे आता है कि पेड़ पौधों की देखभाल के लिए, इसको हम फरसा शायद कहेंगे। अब फिर आता है पेड़ पौधों की देखभाल के लिए नीचे दिए गए उपकरण कौन कौन से उपयोग में आते हैं, इसको लिखना है। अब ये जो है, ये उपकरण जो दिखाया गया है ये खरपतवार हटाने के काम में आता है। फिर ये औजार दिखाया गया है ये पौधों की कटाई छटाई में आता है। इसमें ये जो आता है ये अतिरिक्त पत्तियों की कटाई के काम में आता है। और ये दिखाया गया है फाउंटेन जो है पौधों की सिंचाई के काम में आता है। आगे दिया गया है कि
अगला प्रश्न दिया गया है कि पौधों को सुबह या सायंकाल को पानी देना क्यों फायदेमंद होता है। तो उत्तर है कि पौधों को सुबह तथा सायंकाल को पानी देना फायदेमंद होता है। तेज धूप में पानी डालने से पौधों को नुकसान पहुंचता है। सुबह या शाम पौधों को ही पानी देना चाहिए, क्योंकि तेज धूप में पानी देने से पेड़ों, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे क्योंकि तेज धूप में पानी डालने से पौधों को नुकसान पहुंचता है। अब अगला प्रश्न आता है कि अमिता के पास कलियों और फूलों के साथ एक गमले में गुलाब की झाड़ी है। यदि वह 5 दिनों तक पौधे को पानी नहीं देगी तो सबसे पहले क्या होगा? पत्ते झड़ जाएंगे, कलियां खिलेंगी, तने पर अधिक कांटे दिखाई देंगे, गुलाब सूखकर भूरे रंग के हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? पहला दिया गया है कि नहीं, वो क्या कर रही है, ये आप बच्चों इसको प्रयोग कर सकते हो। कोई भी पेड़ है तो उस गमले में लगा हुआ है, तो अमिता के पास कलियों और फूलों के साथ एक गमले में गुलाब की झाड़ी लगी है, यानी गुलाब लगा हुआ है, उसमें कलियां भी हैं और फूल भी हैं। और यदि वह 5 दिनों तक पौधे में पानी नहीं देगी तो क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि पत्ते झड़ जाएंगे, ये गलत है। अगला इसमें ऑप्शन दिया गया है दूसरा कि कलियां खिलेंगी, ये भी गलत है। सा है कि तने पर अधिक कांटे दिखाई देंगे, ये भी गलत है। गुलाब सूखकर भूरे रंग के हो जाएंगे। अगर 5 दिन तक हम पानी गमले में नहीं देंगे तो गुलाब जो है सूख जाएगा, जो फूल उसमें लगा हुआ है वो सूख जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि रमेश यह पता लगाना चाहता है कि पौधे की वृद्धि सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से या छाया में रखने से ज़्यादा होती है। उसे निम्नलिखित में से किस पौधे की तुलना करनी चाहिए? तो यहाँ पे छाया में गुलाब का पौधा रखा हुआ है और यहाँ पे धूप में सूरजमुखी का पौधा दिखाया गया है। ये गुलाब का पौधा छाया में रखा हुआ है और ये धूप में सूरजमुखी का पौधा दिखाया गया है। फिर कहा ये छाया में गुलाब का पौधा रखा हुआ है और यहाँ पे छाया में सूरजमुखी का पौधा दिखाया गया है। इसमें जो है ये छाया में गुलाब का पौधा ये भी रखा हुआ है, ये भी छाया में गुलाब का पौधा रखा, तो इससे इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है धूप में सूरजमुखी का पौधा रखा हुआ है और यहाँ पे छाया में सूरजमुखी का पौधा रखा हुआ है। तो इस पौधे से, इस गमले से, यानी जो सूरजमुखी के पौधे को हम छाया में, धूप में रखे सूरजमुखी के पौधे की तुलना छाया में रखे सूरजमुखी के पौधे से कर सकते हैं। कहने के मतलब इस पेड़ की तुलना हम इस पेड़ से कर सकते हैं। फिर आगे दिया गया है, अगला दिया गया है कि धूप में सूरजमुखी का पौधा, छाया में सूरजमुखी का पौधा, फिर धूप में गुलाब का पौधा, धूप में गुलाब का पौधा। अब यहाँ पे दोनों धूप में दिए गए हैं, जबकि इसमें एक धूप में सूरजमुखी का पौधा। अब इसमें हम किससे तुलना कर, ये धूप और छाया से इसमें एक दूसरे की हम तुलना कर सकते हैं। इसमें हम यहाँ पे धूप में गुलाब का पौधा, धूप में गुलाब का पौधा, दोनों गुलाब में दिए गए, दोनों धूप में दिए गए हैं, तो इसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। इसकी सा की तुलना कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में अगर हम देखें कि हमें आ, बा, सा, दा में कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ये आ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और इसमें सा ऑप्शन सही है और दा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम सा ऑप्शन में सही का निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हम तुलना इससे करना बता दिए कि इससे कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये ऑप्शन दोनों में अलग अलग हैं, इसलिए हम केवल सा ऑप्शन में धूप से सूरजमुखी का पौधा और छाया से सूरजमुखी के पौधे एक दूसरे की तुलना कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि बीज से पौधा बनने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? पानी की, नंबर 2 सूर्य के प्रकाश की, नंबर 3 जमीन की और नंबर 4 हवा की। इसमें बीज से पौधा बनने के लिए इसमें चारों की आवश्यकता होगी, तो इसमें हम दा ऑप्शन में सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है कि प्रसंख्या 5, नीचे दिए गए चित्र में पौधा के साथ 2 गमले हैं, यानी नीचे दिए गए चित्र में पौधों के साथ 2 गमले हैं। दोनों गमलों को बराबर मात्रा में हवा, पानी और धूप मिलती है, लेकिन गमले 2 में पौधों की वृद्धि गमला 1 की तुलना में कम है।
यानी गमले 2 में पौधे की वृद्धि गमला 1 की तुलना में कम है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, लिखिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पौधा 1 यानी गमला 1 जो है अधिक बढ़ रहा है, गमला 2 की तुलना में गमला 1 अधिक वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसमें मिट्टी और उर्वरक दिया गया है, इसमें केवल मिट्टी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूर्य का प्रकाश दिखाया गया है। गमला 2 में पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधा 1 की तुलना में कमजोर है। अब आगे आता है इसमें नंबर 1, खाद बनाने के बाद हीरा ने इसे अपने बगीचे में पौधे के पास की मिट्टी में मिला दिया, ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा। तो नंबर आ है मिट्टी में केचुए की संख्या बढ़ाने के लिए। नंबर बा है पौधों को उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करने के लिए। नंबर सा है पौधों द्वारा मिट्टी में पानी अवशोषण को कम करने के लिए। और नंबर दा है कि मिट्टी में सूर्य के प्रकाश के लिए अवशोषण कम करने के लिए। तो इसमें देखा जाए तो हमारा ये बा ऑप्शन सही होगा कि पौधों को उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करने के लिए उसने खाद जो है मिट्टी में मिला दिया। अब अगला प्रश्न है कि जैविक खाद कैसे बनाई जाती है। तो रसोई घर के कचरे जैसे फलों व सब्जियों के छिलके, अंडे का खोल, खराब भोजन जो बासी खराब भोजन होता है, खराब भोजन, चाय की पत्ती आदि को गलाकर जैविक खाद बनाई जाती है। अगला प्रश्न आता है कि रासायनिक खाद कैसे बनाई जाती है। तो रासायनिक खाद रासायनिक पदार्थों से बनाई जाती है। अगला है कंपोस्टिंग किसे कहते हैं। अनुपयोगी जैविक पदार्थों के बिलगित का मतलब होता है गलने और खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, दादी माँ की बगिया में पेड़ पौधे हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं। तो इसका उत्तर है कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इनसे हमें फल, रेशेदार रेशे, फल, रेशे, दाल, सब्जी, मसाले, अनाज व औषधि, हवा आदि प्राप्त होती है। यानी शुद्ध हवा, यहाँ पे इसको हम ये शुद्ध हवा भी हमें मिलती है। अब आगे आता है कि नीचे सारणी में दी गई चीज़ें बनाने में कौन सी फूल का इस्तेमाल होता है। तो रंगोली बनाने में सभी प्रकार के फूलों का प्रयोग किया जाता है। भोजन बनाने में केला है, केला के फूल की सब्जी बनती है, और गोभी है, महुआ आदि के फूल जो है ये हमारा जो है इनमें फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। भोजन में केला, गोभी, महुआ आदि के फूल का इस्तेमाल किया जाता है। और सजावट में गेंदा, गुलाब, गुड़हल, चांदनी आदि का फूल लिया जाता है। माला बनाने में गेंदा, गुलाब, रातरानी, कनेर आदि फूलों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है परफ्यूम बनाने में, जिसको हम इत्र कहते हैं, गुलाब, चमेली, बेला आदि फूलों का प्रयोग किया जाता है। गुलाब जल बनाने में गुलाब के फूलों से गुलाब जल बनता है, नहीं गुलाब के फूलों का प्रयोग करते हैं। रंग बनाने में पलास है, गुलदावरी है, और इसके बाद जीनिया है, टेसू का फूल है आदि। इसके बाद दवा आता है, दवा में गुड़हल, गुलाब, कमल, मोगरा, गेंदा आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है गुलाब जल का क्या उपयोग है। गुलाब जल का उपयोग दवाई बनाने में, इत्र बनाने आदि में होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4 कि सार्वजनिक स्थान पर पेड़ पौधों को रोपने के क्या फायदे होते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है कि सार्वजनिक स्थान पर पेड़ पौधों को रोपने से वह स्थान आकर्षक व वहाँ की वायु शुद्ध हो जाती है। यानी एक तो कहीं सार्वजनिक स्थान पर अगर पेड़ पौधे लगे रहते हैं, हरा भरा रहता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है, और देखने के साथ साथ वहाँ का पर्यावरण यानी वायुमंडल जो है शुद्ध हो जाता है, यानी पर्याप्त मात्रा में वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 5, आप अपने विद्यालय की बगिया को कैसे सुसज्जित कर सकते हैं, लिखिए। विद्यालय की बगिया में कई तरह के फूल लगाकर व पेड़ पौधे लगाकर सुसज्जित कर सकते हैं। तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।